गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और मैं जो रतनगढ़ का श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसके 2 पार्ट 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज हम तीसरे अध्याय की ओर देखेंगे। हमारा जो तीसरा अध्याय है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। जो संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व क्या है? संघवाद क्या है? शक्तियों के वितरण या शक्तियों का जो बंटवारा होता है, शक्तियों के बंटवारे के आधार पर, शक्तियों के वितरण के आधार पर अपनाए जाने वाली प्रणाली को ही हम संघवाद कहते हैं। शक्तियों के वितरण के आधार पर अपनाए जाने वाली प्रणाली है वो संघवाद है। इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन, संघवाद में क्या होता है? जो शासन का संचालन होता है वो केंद्र और जो उसकी इकाइयाँ होती है जिसे हम राज्य कहते हैं, उस शासन का संचालन केंद्र और राज्यों के माध्यम से होता है। केंद्र के पास अलग शक्तियाँ होती है, प्रांतों के पास अलग शक्तियाँ होती है। संविधान के द्वारा शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। तो केंद्र और राज्य जब मिलकर शासन प्रणाली का संचालन करते हैं तो उस शासन प्रणाली को हम संघवाद कहते हैं, संघीय प्रणाली कहते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, उसे हम संघवाद कहते हैं। संघीय शासन का निर्माण 2 प्रकार से होता है। जैसे कि पहला तो जिसमें कई संप्रभु इकाइयाँ आपस में एक हो जाती है, और दूसरा राजनीतिक इकाई को शासन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। संघवाद का भी स्वरूप अलग अलग होता है, 2 प्रकार से होता है, जिसमें कुछ संप्रभु इकाइयाँ मिलकर संघ का निर्माण करती है, और दूसरा जब संपूर्ण संघ को शासन की सुविधा की दृष्टि से इकाइयों या प्रांतों में बांट दिया जाता है। तो जो हमारा जो पहला उदाहरण है उसका जो आदर्श उदाहरण है वो अमेरिका है। अमेरिका में 13 जो स्वतंत्र उपनिवेश थे उन्होंने मिलकर, जो स्वतंत्र थे, संप्रभु थे, उन्होंने मिलकर एक शक्तिशाली अमेरिका का निर्माण किया। और दूसरा का उदाहरण है वो भारत है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक इकाइयों को या शासन की कुशलता के लिए राजनीतिक इकाई को अलग अलग, या राजनीतिक इकाई को या केंद्र को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। पहली प्रक्रिया का उदाहरण अमेरिका है और दूसरी प्रक्रिया का उदाहरण है वो भारत है। वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा और भारत जैसे देशों में सफल संघात्मक या संघीय देश माना जा सकता है। संघीय प्रणाली के 2 स्वरूप है। पहला है जिसमें कुछ स्वतंत्र संप्रभु इकाइयाँ मिलकर संघ का निर्माण करती है, जैसा कि अमेरिका। अमेरिका की आज़ादी के समय अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। आज अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो जो 13 उपनिवेश थे वो उन्होंने मिलकर, क्योंकि वो संप्रभु थे, पृथक थे, उन्होंने मिलकर एक संघात्मक देश का निर्माण किया है। और दूसरे का उदाहरण भारत है, जिसमें शासन की सुविधा के लिए, इसमें शासन की सुविधा के लिए समस्त संघ को, केंद्र को अनेक छोटे छोटे राज्यों अथवा इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसमें केंद्र का शासन अलग होता है और प्रांत का शासन अलग होता है। इसमें शासन की सुविधा की दृष्टि से, शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण राज्य को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। शासन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। पहली प्रक्रिया का उदाहरण अमेरिका है और दूसरी प्रक्रिया का उदाहरण है वो भारत है। अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा और भारत जैसे देशों में सफल संघीय देश माने जा सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड,
भारत जैसे देश हैं वहाँ पर संघात्मक शासन का जो स्वरूप है वो अधिक विकसित है, अधिक विस्तृत है। भारत को हम अर्ध संघात्मक भी कहते हैं, क्योंकि भारत में अर्ध संघात्मक भारत है वो, उसमें संघात्मक शासन और एकात्मक शासन दोनों के लक्षण विद्यमान है। तो जैसा कि आपको बच्चों बताया, संघात्मक शासन का जो स्वरूप है वो दोहरा होता है। पहला जिसमें इकाइयाँ या संप्रभु इकाइयाँ हैं वो मिलकर संघ का निर्माण करती है, और दूसरा जिसमें शासन की सुविधा की दृष्टि से इकाइयों का विभाजन कर दिया जाता है। पहले का उदाहरण अमेरिका है और दूसरे का उदाहरण भारत है। पहले का उदाहरण अमेरिका और दूसरे का उदाहरण भारत है। भारत में शासन की सुविधा की दृष्टि से भारत को प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को केंद्र और राज्यों में विभक्त किया गया है। भारत में संविधान के तहत संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में संघवाद के स्थान पर राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में 14 राज्य थे और प्रांतों की सत्ता स्थापित थी और संघीय ढांचे को मूर्त रूप दिया गया था। अब वर्तमान में जैसा कि हम 2020 में चल रहे हैं तो हमारे यहाँ पर लगभग 28 राज्य हो चुके हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है वो विद्यमान है। तो हमारे देश में क्योंकि जम्मू कश्मीर को 370 अनुच्छेद हटने के बाद है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में जो हमारे देश में राज्यों का स्वरूप है वो भी विस्तृत हो गया है, बड़ा हो गया है, राज्यों की संख्या है वो भी बढ़ गई है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पहला बिंदु हमारा शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो 7वीं अनुसूची है उसमें अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो सूचीबद्ध किया गया है। संघीय सूची में 97 विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जबकि संवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांतों दोनों को है। लेकिन यदि कभी विवाद हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष हो जाए या विवाद हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही अधिक मान्य होता है। केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। केंद्र की इस मजबूत स्थिति के कारण विशेषज्ञ भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा देते हैं। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी जो भारत राज्य है वो बन सकते हैं, टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, राज्यों से भी अलग राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो संघ है वो बना रहेगा। संघ है वो बना रहेगा। इसे हम केंद्रीय, जो भारत का जो संघ है उसे हम केंद्रीय वर्चस्व वाला संघ भी कह सकते हैं, जिसमें केंद्र की प्रधानता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, राज्य या इकाइयों को अधिक सशक्त और मजबूत नहीं बनाया गया है। यहाँ पर केंद्रीय सत्ता है, केंद्रीय संघ है जिसके तहत केंद्र को अधिक सशक्त और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया, 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 246 के अनुसार हमारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है वो सूची के आधार पर किया गया है। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और संवर्ती सूची पर 47 विषय रखे गए हैं। संघ सूची में जो 97 विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ, केंद्र या संसद को है, जबकि राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं वो 66, उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। जबकि संवर्ती सूची पर जो विषय हैं, जो 47 विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांत दोनों को है।
लेकिन यदि कभी विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, यदि कभी टकराहट पैदा हो जाए, तो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है बेटा, वही अधिक मान्य होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे संघ सूची में कितने विषय है? 97। राज्य सूची में कितने विषय है? 66। समवर्ती सूची में कितने विषय है? 47। 97, 66, 47। 97, 66 और 47। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और इकाइयों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो सूची के आधार पर किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांत दोनों को है, लेकिन केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही अधिक मान्य होगा। केंद्र यदि विवाद हो जाए केंद्र और राज्य के बीच में, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। हमारा जो दूसरा बिंदु है, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश में, किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। संविधान की व्याख्या करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करने के लिए हमारे देश में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। अन्य संघीय देशों की तरह हमारे देश में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित की गई है। इसी के तहत विधि का शासन स्थापित किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर संविधान के प्रारूप के अनुसार समाधान किया जा सकता है। अनेक अवसर आए हैं जब न्यायपालिका ने केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव था उसको टाला है और हमारे देश के संघीय स्वरूप की रक्षा की है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा न्यायालय है। जो उच्च न्यायालय, उनके मुकदमों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सभी राज्यों के शीर्ष पर है, सबसे प्रमुख है, सबसे शक्तिशाली है। तो संघीय व्यवस्था के अनुरूप हमारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद को टालने, शक्तियों के स्पष्ट विभाजन और संविधान की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का टकराव है उस टकराव को रोकना, और उसने ऐसे कई मौके आए हैं जब उसने शक्तियों के टकराव को रोका है। इसके साथ साथ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में उसका गठन किया गया है। हमारा जो तीसरा बिंदु है बच्चों, वो तीसरा बिंदु दे रखा आपको, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वप्रमुख है। केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। अमेरिकी संघवाद के विपरीत अमेरिका में दोहरा संविधान है, जिसके तहत केंद्र का अलग और इकाइयों का अलग संविधान है, जबकि हमारे देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। इकाइयों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। पहले ये जम्मू कश्मीर का था, अब जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो समाप्त हो गया है। अब एकल संविधान है या इकहरा संविधान है। संविधान सर्वोच्च है, संविधान प्रमुख है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान प्रमुख है। हमारे देश में केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। संविधान प्रमुख है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वश्रेष्ठ है। संविधान से परे, संविधान से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। संविधान से परे, संविधान से ऊपर और संविधान से सर्वोच्च कोई शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तीसरा जो बिंदु है वो संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च स्थापित किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। इकाइयों को अलग से संविधान नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। भारत में दोहरे संविधान की व्यवस्था को नहीं लागू किया गया, एकल संविधान की व्यवस्था को लागू किया गया, जिसके तहत पूरे देश में केवल और केवल एक ही संविधान है। अगला है इकहरी नागरिकता। संघीय देशों में प्राय क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है।
लेकिन हमारे देश में देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दोहरी नागरिकता के स्थान पर इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता और एक केंद्र या संघ की नागरिकता। क्योंकि भारत विविधता वाला देश है, इसलिए प्रांतों की विभाजन या विखंडित होने का खतरा है। इसलिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता की बजाय इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता के बजाय इकहरी नागरिकता की व्यवस्था लागू की गई है। हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि इकहरी नागरिकता है। अगला है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का जो सदन है वो राज्यसभा है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है उसमें एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अमेरिका में जो सीनेट है, अमेरिका के 50 राज्य हैं, हर 50 राज्य को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। जबकि हमारे देश में जो उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसमें हर राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारे यहाँ पर देश की जनसंख्या को या राज्य की जनसंख्या को इसका आधार बनाया गया है और जनसंख्या के अनुरूप ही राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जैसे राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 सदस्य नियुक्त होते हैं या उनका निर्वाचन होता है। अगला है राज्यपाल का पद। राज्यपाल भारतीय संघ व्यवस्था का महत्वपूर्ण पद है। राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। केंद्र व्यावहारिक आधार पर जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र और राज्य के बीच में सबसे अधिक विवाद का विषय रहा है। सबसे ज्यादा टकराव है वो राज्यपाल के पद को लेकर रहा है। परंतु केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में उसकी उपयोगिता भी है। एकात्मकता का प्रभुत्व, जैसे भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन संघात्मक राज्य होने के बावजूद भी भारत में जो संविधान का स्वरूप है वो एकात्मक ज़्यादा है और संघात्मक कम है। भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान में अनेक प्रावधान है जिसके द्वारा केंद्र की निर्णायक स्थिति है, जैसे संविधान संशोधन, राज्यों के निर्माण, आपातकालीन परिस्थितियाँ, आर्थिक अधिकार। इसके तहत केंद्र को अधिक सशक्त और मजबूत किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान में संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का पद, ऐसे अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में केंद्र को अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है, केंद्र को अधिक ताकतवर बनाया गया है, केंद्र को अधिक शक्तियाँ सौंपी गई है। तो इस प्रकार आज अपने बच्चों देखा है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। पहला है अनुच्छेद 246 मैंने बताया है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है वो सूची के आधार पर किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा हमारा बिंदु है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, मौलिक है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा करने के लिए, केंद्र को अधिक सशक्त मजबूत बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे देश में शक्तियों के विभाजन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए यहाँ पर क्या माना गया है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान से ऊपर हो या संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सबसे ऊपर है। केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए और केंद्र और राज्य के बीच में टकराव को टालने के लिए हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान सर्वोपरि है, संविधान प्रमुख है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। दोनों ही जो केंद्र और राज्य है वो संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। हमारे देश में एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है, इकाइयों के लिए पृथक व्यवस्था नहीं की गई, जैसा कि अमेरिका में इकाइयों के लिए पृथक संविधान का प्रबंधन है। लेकिन भारत में इकहरा संविधान है जिसके तहत राज्यों का एक पृथक से संविधान नहीं है। अनुच्छेद 370 से समाप्त होने से पहले जम्मू कश्मीर का एक पृथक संविधान था, लेकिन 370 हटने के बाद अब पूरे देश के लिए एक ही संविधान का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आपको मैंने एकल नागरिकता, राज्यपाल का पद और एकात्मकता के प्रभुत्व, हमारे यहाँ पर
एकात्मकता का प्रभुत्व ज़्यादा है। हमारे देश को संघीय व्यवस्था वाला देश कहा गया है, लेकिन एकात्मकता के तत्व ज़्यादा है, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, राज्यों का पुनर्निर्माण, राज्यों का पुनर्सीमांकन, आपातकालीन शक्तियाँ, आर्थिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्र के पक्ष में झुके होना, संविधान की सर्वोच्चता, इसके तहत आपातकालीन प्रावधान, इसके अलावा राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्सीमांकन, आर्थिक उपबंध, आर्थिक शक्तियाँ केंद्र के पास में होना, ऐसे कुछ उपबंध है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एकात्मकता का प्रभुत्व है, एकात्मक तत्वों को अधिक मान्यता दी गई है। तो आज का जो बच्चों बिंदु है हमारा भारत के संविधान के तहत संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, इसमें मैंने आपको शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन बताया गया, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, राज्यसभा, राज्यपाल का पद, एकात्मकता का प्रभुत्व, ये बताया है। एकात्मक इकाई संविधान की जो हमारी विशेषता है, एकात्मक संविधान की जो विशेषता है, इनके बारे में हम अध्ययन कल करेंगे। तो आपको जो मैंने बताया है इसको आपको लिखना है, याद करना है, फेयर कॉपी डाल लो और फेयर कॉपी में नोट्स के रूप में लिखना शुरू कर दो। धन्यवाद।